जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक। इसमें देखेंगे हम क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है जो हिस्ट्री की क्लास 6 की है। इसका देखेंगे चैप्टर 1। तो देखिए ये जो हिस्ट्री की किताब है किसके लिए उपयोगी है, तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट जो स्टेट लेवल जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की भी, तो और जो क्लास 6 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए ये उपयोगी है। तो क्योंकि जी यूपीएससी एमपीएससी इसमें क्या है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। इससे क्या हमारा बेस मजबूत होता है, जिससे हम और जैसे हम क्लास करते हैं तो हमें समझ में आता है जी एनसीईआरटी जी क्या है, बेस है। तो हम इसको क्लास 6 की एनसीईआरटी जी करेंगे पहले। तो मैंने इस एनसीईआरटी को कई बार पढ़ लिया है और जैसे कि मैं इसे जैसे पहले पढ़ता था तो इसमें क्या होता था कि कुछ समझ नहीं आता था और पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद भी कुछ ऐसा पता नहीं रहता था कि मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि पूरा क्या समझ में ही नहीं आता था। तो अब मैं आपको इस वीडियो में एक एक से मतलब आपको समझाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो तक, अंत तक। तो हम इस वीडियो में देखेंगे पहला चैप्टर फर्स्ट। तो इस तरह से हम देखेंगे, पहले इतिहास की एनसीईआरटी देखेंगे, फिर इसके बाद पॉलिटी भूगोल, ठीक है। इसके बाद हम सभी अर्थव्यवस्था सभी एनसीईआरटी देखेंगे 6 से लेकर 12th तक। तो पहले आज हिस्ट्री की पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, तो इसमें है अध्याय फर्स्ट। इसमें है अध्याय फर्स्ट का नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। और संग में हम पॉलिटी भी करते चलेंगे, पॉलिटी को भी हम पीडीएफ रूप में करवाएंगे। तो आज एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, तो पहले देखेंगे रसीदा का सवाल क्या है। जो रसीदा है इसका सवाल क्या है, तो इसने कहा है रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी, ठीक है। कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले यह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो जो रसीदा है ये सोच रही है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे सोच सकते हैं, ये मतलब कैसे पता लगाएं, ये हम इस वीडियो में तो इसमें हम आगे देखेंगे। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो चलिएगा, ठीक। तो कैसे पता लगाएं, तो इसमें क्या है, यह जानने के लिए कि काल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, ठीक है, टेलीविज़न देख सकते हो और अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हो, तो इसमें कहा गया है कि कल क्या हुआ था, इसको जैसे कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, इसको हम रेडियो टेलीविज़न से देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। तो ये क्या पता हमें पड़ जाता है कि कल क्या हुआ था, ये अखबार में टेलीविज़न में आ जाता है, ठीक है। और पिछले साल क्या हुआ था इसको हम कैसे समझेंगे, तो हम जो पिछले साल क्या हुआ था तुम ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हो जो उस समय की स्मृति हो, मतलब जो हमसे सीनियर हमसे बड़े व्यक्ति हैं उन्हें पता है तो वो हमें बता देंगे। लेकिन अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें कहाँ जानना है, अतीत, अतीत यानी प्राचीन काल, बहुत पहले के हम लिए हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। कल की बातों को तो हम जान सकते हैं, ठीक है, अखबार के माध्यम से, ठीक है। और 1 साल पहले की बातों को हम जान सकते हैं, जैसे जो हमसे बड़े लोग हैं उनसे हम बात जान सकते हैं कि 1-2 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन अतीत में जब वो भी नहीं थे तो अतीत में क्या हुआ था, अतीत की बात करते हैं, ठीक है। तो हम इस अतीत में देखेंगे, ठीक। तो अतीत में क्या हुआ था, ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने, तो ठीक है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। क्या क्या जाना जा सकता है देखिए, जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग किस तरह के घरों में रहते थे, ठीक है, ये हम जान सकते हैं। हम आखेटकों, शिकारियों, ठीक है, पशुपालकों, कृषकों,
शासकों, व्यापारियों, जो कृषक, जो पशुपालकों जो पशु पालते हैं, ठीक है, कृषक जो किसान खेती करते हैं, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार। शिल्पकार कौन होते हैं? देखिए, शिल्पकार भी होते हैं जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कलाकारों, संगीतकारों, संगीत गाते हैं, कलाकार, ठीक है, वैज्ञानिक के जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता करते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, ठीक है, कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। ये हम सब अतीत यानी पहले की बातों को जान सकते हैं, ठीक है। हम तो इस चैप्टर में इन्हीं सब को जानने का प्रयास करेंगे कि पहले आखेटकों के बारे में, शिकारियों के बारे में, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, बच्चे कैसे खेलते थे, ठीक है। उस समय के बच्चे क्या कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, कैसे गीत गाते थे, तो इन सबों के बारे में हम क्या इसमें हम जानेंगे, ठीक है, आगे। तो चलिए अब हम इसमें जानेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें रहता है कि जो पहले के जो इंसान थे, जो वो कैसे रहते थे, क्या क्या खाते थे, हम सबको उत्सुक रहते हैं ये सब जानने के लिए। तो आज हम इसमें जानेंगे इस चैप्टर में। देखिए, लोग कहाँ रहते थे, पहला क्वेश्चन हम इसका आंसर, इसका क्या है, लोग कहाँ रहते थे, हम इसको देखेंगे कि लोग हैं जो पहले वो रहते कहाँ थे, ठीक है। इसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या है, मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक है। तो पहले हम इस सभी को इतने को हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको नर्मदा नदी का पता लगाकर बताएंगे कि नर्मदा नदी कहाँ है, ठीक है। तो देखो, कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। मतलब कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नद मतलब कौन सी, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कुछ लोग क्या थे, संग्राहक, ठीक है, जो आसपास की जंगल की जो विशाल संपदा होती है, क्योंकि ये पहले के लोग थे वो क्या जंगलों में ही रहते थे। जैसे कि नर्मदा नदी के रहते थे, वहाँ पर क्या था, जंगल। तो जंगलों में विशाल संपदा जो वनस्पति वगैरह होती है, जो वन की जो वन के जो वनस्पति होती है, जो संपदा होती है, जैसे कोई जड़ी बूटियाँ वगैरह, उनसे क्या होते थे, वो लोग परिचित रहते थे, क्योंकि वो जंगल में ही रहते थे, तो उनसे ज़्यादा ही परिचित रहते थे। अपने भोजन के लिए भी, अब देखो भोजन देखेंगे, भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे, और जानवरों आखेटकों का शिकार भी करते थे, ठीक है। तो वे खाते क्या थे, तो जड़ों, फलों तथा जंगल अन्य पौधों का यहीं से संग्रह, संग्रह मतलब क्या होता है, इकट्ठा करते थे, ठीक है। जैसे भोजन के लिए जैसे जड़ों, फलों, ठीक है, और जंगल के अन्य जो भी खाने लायक उत्पाद हैं, उनको वो एकत्रित करते थे और उन्हें खाते थे, ठीक है, और जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। ये हमें इसका आंसर मिल गया, ठीक। अब हम इसमें पहले हम देख लेते हैं कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, नर्मदा नदी कहाँ है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे नर्मदा नदी कहाँ है, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मानचित्र, ठीक है। ये हमारा मानचित्र, ये हमारा भारत का मानचित्र है, और इसमें नदी दी हुई है। तो हमें इसमें क्या देखना है, नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसमें नर्मदा नदी कहाँ है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है इसमें क्या, नर्मदा नदी, ठीक। तो यहाँ पर हमने देख ली नर्मदा नदी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलें अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब क्या देखेंगे, अब तुम उत्तर से पश्चिम और सुलेमान की कृथर पहाड़ियों का पता लगाओ। जो उत्तर से पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियाँ हैं और कृथर की पहाड़ियाँ, उनका पता लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे इस मानचित्र में कि कहाँ है ये, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व, यानी पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। क्या, गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशु पालतू को बनाना शुरू किया। जैसे भेड़ बकरी, गाय बैल
जैसे पशुओं को पालतू बनाना, इन्होंने क्या पाला, ठीक है। ए, लोग गांव में रहते थे, कहाँ रहते थे, गांव में रहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब पहले हम देख लें उत्तर और पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये हम इस मानचित्र में देख लेते हैं, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। हमें उत्तर और पश्चिम की जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ये जानने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए मानचित्र में कि उत्तर किधर होता है और पूरब पश्चिम किधर होता है। तो देखिए, इधर होता है पूरब, ठीक है, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर क्या होता है, दक्षिण। तो वो बोल रहा है उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर, ठीक है, ये है क्या, उत्तर यहाँ, और ये क्या है, पश्चिम। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, उत्तर पश्चिम। तो ये है किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये है किरथर की पहाड़ियाँ और ये हैं सुलेमान की पहाड़ियाँ। दिख गया सबको, ये है किरथर की पहाड़ियाँ और ये है क्या, सुलेमान, यहीं पर ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ लोग अब देख लिया आपने, ये देख लिया। तो यहाँ क्या होता था कि स्त्री और पुरुष रहते थे और गेहूँ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया और भेड़ बकरी आदि पशुओं को पाला, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब इसमें देखेंगे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य हिमालय विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो हम इसका पता भी लगाएंगे, ये कहाँ पर है, मध्य भारत में, ठीक है। कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, ठीक, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है। ये कुछ इसमें कुछ क्षेत्र थे जहाँ क्या कृषि का विकास हुआ, कहाँ पर, जो ये गारो के पहाड़ियाँ थीं इन पर, ठीक है। और का क्या उपजाया गया, चावल। तो अब देखते हैं जो उत्तर पूर्व के मध्य, यानी जो अब बीच में क्या है, गारो की पहाड़ियाँ। तो उत्तर पूर्व का मध्य कहाँ है, तो हम इसमें देखेंगे जो विंध्य हिमालय जो पहाड़ियाँ हैं वो है हमारी, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मध्य यानी बीच में है यहाँ पर, रुकिए, ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रही हैं, एक यहाँ है विंध्य की, एक यहाँ है पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सबको दिख गया होगा कि ये विंध्य की क्या है, पहाड़ियाँ, ठीक है, और एक क्या है, गारो की पहाड़ियाँ, ठीक, ठीक है, एक क्या है, गारो की पहाड़ियाँ, ये सबको दिख गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, ठीक है। तो हमने देख लिया विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है, और गारो की पहाड़ियाँ। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे मानचित्र, ठीक, यहाँ पर देखेंगे अब हम, इस पर लिखा है मानचित्र सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। पहले हम सिंधु नदियाँ की जो सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की, उसका हम पता लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही बता देता हूँ मैं उसकी कितनी सहायक नदियाँ, और फिर मानचित्र में भी बता दूंगा। तो उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और क्या, सतलज, ठीक है। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो नदी में मिल जाती हैं लगभग, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक नदी में कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, ठीक है। आरंभिक नगर थे 4700 वर्ष पूर्व, मतलब पहले के जो नगर थे यहीं पर फले फूले थे। गांव बन की सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी पहले यहीं पर क्या हुआ, इनका क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। आरंभिक नगर और समुद्र तटवर्ती इलाकों में यहीं पर नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व इसमें। अब हम इसको सहायक नदियाँ आपको बता देते हैं इस मानचित्र में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपकी, देखिए, ये है आपकी क्या, सिंधु नदी, सबको दिख रहा है, ये है सिंधु नदी, ठीक है, ये है सिंधु नदी, ठीक। अब इसकी ये हैं सहायक नदियाँ, झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, सतलज, ये है सतलज, ठीक है, ये है ब्यास। आपको आशा करते हैं ये पांचों आपको नदियाँ दिख गई होंगी, ये है सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ आपको दिख गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, ठीक। तो ये जो मानचित्र है इसको सही से पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद किताब पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, ठीक। अब हम इसके बाद देखते हैं अगला, ठीक। अब इसमें क्या है,
गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब हम इसमें लगाएंगे गंगा और सहायक नदी, जो गंगा की सहायक नदी है वो सोन कहाँ पर है, अब हम देखेंगे ये पढ़कर, ठीक है। इसमें पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो गंगा के दक्षिण में, जो गंगा है उसके दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, ठीक है, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम प्राचीन काल में जो मगध था वो अभी जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसे पहले जानते थे मगध के नाम से, ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। क्या? एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे जो मगध, अब इसमें देखें गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन बताएंगे आपको, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, ठीक, इस मानचित्र में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ओके, ठीक है। तो इसमें पहले गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी हम देखेंगे तो आशा करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, ये है गंगा नदी, ठीक है। और इसकी ये है सोन नदी, ठीक है। सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको एक और यहाँ पर बता देता हूँ, हिमालय पर्वत, ये आगे आएगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, बता दिया है। ये यहाँ पर क्या है? हिमालय, क्योंकि फिर दोबारा बैक होना पड़ेगा। तो ये क्या है? हिमालय पर्वत, ठीक है। तो ये है गंगा नदी, इसकी सहायक नदी क्या है? सोन। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक। तो हम आगे देखेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो इसमें क्या दी? गंगा तथा सहायक नदी जो हमने पढ़ लिया, उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया, देश के अन्य हिस्सों में राज्यों का स्थापना हुई, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे, लोगों ने अनेक उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान। तो जो हिमालय जैसे, हिमालय पर्वत हमने आपको बता दिया कहाँ पर है अभी मानचित्र में, ठीक है। और पर्वत, ठीक है, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा कैसी हो जाती थी? जोखिम, क्योंकि उनके वो यात्रा करते थे, पर्वत थे, पहाड़ थे, रेगिस्तान थे, ठीक है, और नदियाँ भी थीं, तो उनको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। फिर भी उनके लिए असंभव नहीं था, लेकिन वो हार नहीं मानते थे, असंभव नहीं था उनके लिए, ठीक है। फिर अतः कभी लोग काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, ठीक है। क्या? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो, जैसे कि वातावरण में जो बदलाव होते हैं जो, और जैसे कि जैसे आंधी, तूफान या ज्वालामुखी, ठीक है, इस तरह के ये क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कभी कभी क्या है, सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। जो सेनाएं थीं वो दूसरे क्षेत्रों पर क्या विजय करने के लिए जाती थी। इनके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जो क्या व्यापारी लोग थे वो, ठीक है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव गांव एक से दूसरे गांव तक, कस्बे के दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। पहले के जो धार्मिक गुरु थे वो क्या करते थे कि जो अभी तो हमें क्या शिक्षा लेने के लिए क्या कोचिंग जाना पड़ता है। पहले क्या होता था कि जो धार्मिक गुरु थे जो उनकी, लेकिन वो क्या गांव गांव के, घर घर, मतलब कस्बों कस्बों में जाकर क्या पढ़ाया करते थे, शिक्षा दिया करते थे, ठीक है। शिक्षा। फिर कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की यात्रा करते थे। कुछ लोग क्या थे जो नए स्थानों को खोजने का प्रयास करते, ठीक है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो लोग थे एक दूसरे से जगह गए, आपसी संपर्क बढ़ा। इससे क्या हुआ, एक दूसरे के विचारों को उन्हें जानने का क्या मिला? अवसर मिला, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है ये ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एक क्या लिखा है, ठीक है। इसमें लिखा है मानचित्र एक, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है।
आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, ठीक है, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वत से बटे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे यहाँ से, ठीक। अब देखेंगे आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। पहले देख लिया, पहले लोग जो यात्रा करते थे पहले की बात। अब देखेंगे हम जो वर्तमान में लोग हैं ये यात्रा क्यों करते हैं। क्या यात्रा, ठीक है। इसमें देखेंगे एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें, ठीक है। अब मानचित्र 1 को हम देख लेंगे, ठीक है, अभी नहीं देख रहे। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो इस उपमहाद्वीप है ये इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, ठीक है, उपमहाद्वीप। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, ठीक है। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। जो इनकी सीमाएं थी, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, लोग इनको इनकी जो सीमा को पार करना आसान नहीं था, ठीक है। हालांकि लेकिन जो क्या सीमा को पार कर जाते थे, ठीक है। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकते थे, गहरे समुद्रों को पार कर सकते थे। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक है, किया। कई सौ वर्ष से पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन को बनाने के तरीके के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे। क्या करते रहे कि जो पत्थर तराशने, संगीत, यहाँ से भोजन बनाने के लिए, ठीक है, नए तरीके एक दूसरे के विचारों से क्या आते रहे। उन्होंने इसी में क्या आग माग जलाना सीखा। तो भोजन बना जब पहले सोचने वाली बात है कि भोजन बनाया होगा तो उससे उन्हें क्या आग की ज़रूरत पड़ी होगी। तो उन्होंने पहले आग माग जलाना सीखा होगा, पत्थरों से पत्थर टकरा कर आग जलाना, ठीक है। तो हम देखेंगे अब इसमें, अब देश के नाम देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे अब इसमें हम देखेंगे अब देश के नाम। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक। जो हमारा देश है हम इसे इंडिया कहते हैं और भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से, ठीक है। अब NCERT में हमको देखने को मिलता है कि यदि हमसे कोई पूछता है कि इंडिया शब्द ये कहाँ से निकला है, तो इंडस से, ठीक है। जिसे संस्कृत में हम किसे क्या कहते हैं? संस्कृत में बोलते हैं हम इसे क्या? सिंधु, ठीक। हम अपने एटलस में ईरान और यूनान को पता लगाएं, ठीक है। अब ईरान और यूनान, ठीक है। आपके पास एटलस नहीं है, जो भी बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके सभी के पास एटलस होगा, क्योंकि जो इतिहास आपको जो भूगोल पढ़ना पड़ता है और इतिहास भी, तो उसमें क्या एटलस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जिसके पास एटलस है वो देख लेंगे ईरान और यूनान, ठीक है। लगभग 2500, ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, जो उत्तर पश्चिम से आपको पता है, मैंने बताया उत्तर पश्चिम किधर है, ठीक है। यूनानियों ने सिंधु को, जो सिंधु नदी थी, सिंधु को क्या कहा? हिंदोस, ठीक है, अथवा इंदोस, और नदी के पूर्व में स्थित जो इंदोस है और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, जो इस नदी के जो पूर्व में स्थित जो भूमि थी उस प्रदेश को क्या कहा? और जहाँ पर क्या लोग रहते थे उसे क्या कहा? इंडिया कहा, ठीक। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। जो इंडिया शब्द का प्रयोग है, जो क्या भारत का नाम है, जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, लोगों का एक समूह रहता था, उनके लिए किया जाता है, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। इस बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। फिर इसका प्रयोग क्या होने लगा? देश को। तो सिंपल सी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगा कि जो इंडिया है इंडस शब्द से निकला है, संस्कृत में इसका नाम क्या है? सिंधु है, ठीक है। और जो यूनान थे, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले थे ये, तो जो सिंधु को हिंदोस कहा उन्होंने, क्या, और अथवा इंदोस, और इसके जो पूर्व में जो स्थित प्रदेश था उसको इंडिया कहा, ठीक है। और इसके जो
जो इसके जो पूर्व में लोग रहते थे, लोगों का समूह रहता था, उन्हीं के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्हीं के लिए उन्होंने कहा इंडिया। ठीक है, तो ठीक के लिए उन्होंने किया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभ में मिलता है। ठीक, तो भारत का नाम यहाँ से पड़ा, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से सही से तरीके से। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। ठीक, ठीक, यहाँ से देखेंगे। तो अब अतीत के बारे में कैसे जाने। ठीक, अब हम अतीत मतलब होता है प्राचीन, यानी बहुत पहले के हम कैसे जाने। तो देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, यानी कि जो पहले पुस्तकें थीं उनको ढूंढ कर, ठीक है, ये पुस्तकें हाथ से लिखने के कारण पांडुलिपि कही जाती थीं। ये पुस्तकें क्या हाथ से लिखी जाती थी, तो इन्हें क्या बोला जाता था, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, ठीक है, लैटिन शब्द मैनू जिसका अर्थ है हाथ से निकलना, अंग्रेजी में से एक टर्म्स आता है, यह क्या, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, जो ये पांडुलिपियाँ हैं ये क्या, तो जो भोज नामक पेड़ की छाल छाल के द्वारा ही तैयार किया जाता था वो लिखने के लिए। ठीक है, भोजपत्र उस पर ही क्या लिखे जाते थे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये क्या लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, अरे क्या हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का पृष्ठ। ये देखिए, ये है पांडुलिपि का पृष्ठ, सबको दिख रहा होगा। ये किससे बना है, ये ताड़ पत्र से बना हुआ है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। ठीक है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी हुई है। ठीक है, 1000 वर्ष पहले लिखी है ये पांडुलिपि। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है, जो ताड़ के पत्ते थे उन्हें काट लिया जाता था पहले, फिर उनको एक साथ बांध लिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, एक यह है पांडुलिपि है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे और आगे। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे, चलिए देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े खा लिए तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। कहाँ पर भी प्राप्त होती हैं, जैसे कुछ पांडुलिपियां थी तो क्या हो गई, सड़ गई, गल गई, कीड़े लग गए, मतलब खराब हो गई। पांडुलिपियां क्या, वो वृक्ष के वो जो भुर्ज नामक पेड़ था उसकी वो छाल थी, तो वो क्या सड़ गई। ठीक है, तो उससे वो खराब हो गई। लेकिन कुछ जो मंदिर में सुरक्षित रखी हुई हैं, जो तो वहाँ पर क्या मिलती हैं, अभी मिल रही हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, जो राजा थे वो कैसे जीवन जीते थे उनके बारे में, और जो औषधियाँ हैं, विज्ञान आदि सभी प्रकार की औषधियों की क्या मिलती है, चर्चा। कौन कौन सी चीज़ों की, राजाओं की, औषधियों की, विज्ञान की। ठीक है, और धार्मिक जो पुस्तकों हैं उनकी भी। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी। ठीक है, इसमें कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। जो महाकाव्य एवं कविताएं नाटक हैं इसमें कई क्या है, संस्कृत में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल में, कुछ तमिल में भी हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जो आम लोग थे वो इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें और आगे क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे क्या, हम अभिलेखों का अध्ययन हम अगले अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते थे। ठीक है, जो अभिलेख हैं, जो अभिलेख, ये क्या है, अभिलेख। ठीक है, तो ये जो पत्थर है, जो पत्थर को काट कर इस पर लिखते थे। ठीक है, पत्थर कठोर सतहों को उत्कीर्ण का मतलब होता है, इसको उत्कीर्ण यानी जो थोड़ा थोड़ा इसमें क्या छेद करके ये लिखते थे। उत्कीर्ण मतलब थोड़ा खोद खोद कर गड्ढा, इसमें क्या उत्कीर्ण करके लिखते थे। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग
आदेशों की तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों रहित सहित अन्य स्त्री पुरुषों के अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उत्कीर्ण का मतलब है जो लिखवाते हैं, वो भी पत्थरों पर उत्कीर्ण करके, पत्थरों को खोद कर, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखते थे। जो जो पहले के शासक थे, जो लड़ाई करते थे, जो विजय प्राप्त करते थे, उनमें ये क्या ऐसे उत्कीर्ण करवा देते थे। ये क्या बोलते हैं इनको? अभिलेख। इन्हें क्या बोलते हैं हम? अभिलेख। और पांडुलिपियाँ क्या किन्हें बोलते हैं? जो भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल से तैयार होते थे उन्हें हम क्या बोलते थे? पांडुलिपि। और ये अभिलेख हैं, ये कभी क्या मिटते नहीं हैं। ये अभिलेख क्या ना सड़ते हैं ना गलते हैं। ये तो क्या जो पत्थर को उत्कीर्ण कर कर बनाते हैं, जो पत्थर को खोद कर, तो ये तो वैसे ही सड़े गलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे, ये करवाने में कठिनाइयाँ क्या आती थी? तो ये साधारण सा प्रश्न है। इस पर क्या तुम्हें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। इस पर क्या लिखा है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखवाने के क्या लाभ थे? तो लाभ क्या थे भाई? जो पत्थर पर लिख पाएंगे, कठोर सतह पर लिखवाएंगे, तो लाभ तो यही होगा कि ये मिटेगा नहीं, ठीक है। उसे हम कई पीढ़ियों तक देख सकते हैं क्योंकि ये पत्थर है, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, ठीक है। और ऐसा करवाने के क्या क्या कठिनाइयाँ तो आती थी इनको, इतनी मेहनत से ये पत्थर को खोद कर लिखना पड़ता था, तो ये क्या कठिनाइयाँ आती थी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। कुछ वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। जो अतीत में जो बनी वस्तुएं हैं उनका जो व्यक्ति अध्ययन करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद बोलते हैं, ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो ये पत्थर थे, ईंट हैं, इमारतें, उन चित्रों क्या करते हैं? मूर्तियों, इनका अध्ययन करते हैं। और औजारों, हथियारों, बर्तनों, ठीक है, आभूषणों, ठीक, आभूषणों, ठीक। थोड़ा यहाँ पर और रह गया, क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कधार में प्राप्त हुआ। ये अभिलेख है जो 2250 वर्ष पुराना है, जो अभी क्या है, अब वर्तमान यानी अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख है अशोक नामक शासक आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। जो अशोक नामक शासक था उसी के आदेश पर उत्कीर्ण मतलब उसका लिख पाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक दो भिन्न लिपियों की भाषाओं में हैं, ठीक है। तो ये जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान में है, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं क्या है इसमें, ठीक। यहाँ पर देखिए, ठीक। तो इस पर क्या है देखिए, बाएं जी यहाँ पर रखा है एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र है। ये क्या है? पात्र, ठीक है। इस पात्र के पत्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व पहले, जो इस तरह के पात्र हैं इनका प्रयोग कब होता था? जो 4700 वर्ष पहले होता था। हम इस देख सकते हैं, क्या बढ़िया लग रहा है। एक दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, क्या है? चांदी का सिक्का। ये क्या है? चांदी का सिक्का, ठीक है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था, मतलब 2500 वर्ष पहले इस तरह के चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था, ठीक है। एक यहाँ सिक्के हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न तो है ही, अभी कैसा सिक्का है आपको पता ही है और पहले कैसा, देख लीजिए, ठीक है। तो और आगे हम देखते हैं। तो आपको इसमें पता लग गया कि बर्तन का पता लग गया, सिक्कों का पता लग गया पहले के। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, धातु बनी हो सकती है। ऐसे कठोर
जल्द ही नष्ट न होने वाले होते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं, जो इनका अध्ययन करते हैं, जो अतीत की जो चीज़ों का, पुरानी चीज़ों का, वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, छानबीन करते हैं, ठीक है। तो पत्थर, पकी हुई मिट्टियाँ धातु से बनी हो सकती हैं, ठीक है। ये जल्दी क्या होती हैं, ये कठोर होते हैं, जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या नष्ट नहीं होते हैं, ठीक। पुरातत्वविद जानकारों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं, ठीक है। इसमें इन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। तो जी पुरातत्वविद हैं, इन सब का ये पता लगाते हैं। अब देखते हैं जो पुरातत्वविद की बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। जो क्या पुरातत्वों को क्या हम जानने का प्रयास करेंगे। जो पुरातत्व है उन्हें बहुधा कपड़ों के भी अवशेष मिलते हैं क्या, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे मिलते हैं या नहीं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। पांडुलिपियों, पांडुलिपियों तो आपको पता है क्या है। जो भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल से बनाई जाती थी वो क्या थी, पांडुलिपियाँ। अभिलेख आपको पता है, जो पत्थर थे उनको उत्कीर्ण करके उन पर खोद कर लिखा जाता था, उन्हें अभिलेख बोलते थे। पुरातत्व से ज्ञान और जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या वो इस जो जानकारियों के लिए क्या करते हैं, स्रोत, या कुछ मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, वो स्रोत बोलते हैं। कौन कौन बोलते हैं, जो इतिहासकार, जो पुरातत्वविद हैं, जिन्हें खोजते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। जो अतीत की जो हमें जो चीज़ें मिलती हैं उससे हम क्या उसकी सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जो हमारे जो पुरातत्वविद हैं, जो इतिहासकार हैं, वो क्या इन सभी को अतीत के रूप में इनका जानने का प्रयास करते हैं, इन सभी चीज़ों का, ठीक है। अब आगे हम इसमें देखते हैं क्या है, अतीत एक या अनेक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अतीत एक या अनेक, ठीक है। हम देखेंगे, क्या तुमने इस पुस्तक शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया तथ्य, ठीक है। और आगे देखते हैं, इस पर कुछ नहीं, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी, टाइम लॉन्ग वीडियो हो रहा है। की ओर ध्यान दिलाने के लिए कि अलग अलग समूह के लोगों इस अतीत से अलग अलग मायने। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से, व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जो कृषकों का जीवन है और राजाओं और रानियों का जीवन है, उनसे क्या बहुत ही अंतर था। जैसे राजाओं का जीवन कुछ अलग था और जो कृषकों का जीवन क्या कुछ अलग ही था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग हैं, जो अंडमान द्वीप है अपना, किसी ने वो जो आप मानचित्र में देखेंगे अपनी एटलस में तो पता चलेगा। तो अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, जो क्या अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग हैं, मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं अभी भी, ठीक है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले, वो इसके विपरीत मतलब जो शहरों में लोग रहते हैं, अपनी आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जो शहरों में लोग रहते हैं वो क्या अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो ये किसान हैं, तो जैसे वो खाने का जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोगों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि हम उसे उगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, प्राचीन मतलब पहले भी अतीत में भी ऐसा ही था। राजा लोग थे जो इन्हीं पर ऐसे ही निर्भर रहते थे। तो ठीक है, इनका जो जीवन था बहुत ही भिन्न भिन्न था, ठीक। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उस समय के जो शासक थे यानी राजा थे, जो वो विजय करते थे उनका लेखा जोखा उसको लिख कर रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, लिखते थे। तो यही कारण है कि हम आज भी उनके जो
लिखे हुए हैं तो हमें क्या मिलते हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं वो मिलते हैं, खोजते हैं तो मिलते हैं, तो उन्हीं से क्या हमको पता लगता है कि राजा लोग कैसे लड़ते थे, क्या 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 करते थे, तो हमें आज भी उससे क्या पता लगता है। अब हम इसमें देखेंगे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख सकते थे भाई। जो मछुआरे थे, संग्राहक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, आम लोग थे, जो भी कार्य करते थे वो अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे। वो क्यों नहीं रखते थे? तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। मान के चलो भाई, जो कृषक हैं, पशुपालक हैं, पढ़े लिखे नहीं हो, कैसे अपना लेखा जोखा लिखेंगे? ना ही वो लिख कर जानते होंगे, ठीक है। और या इसलिए नहीं लिखते होंगे कि उनके जो कार्य हैं इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे तो भी नहीं लिखते होंगे, ठीक है। एक कारण हो सकते हैं, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, पुरातत्व की सहायता से हमें जीवन जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत जानना क्या है, शेष, अभी मतलब बाकी है, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं, ठीक, और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए तिथियों का मतलब, यहाँ क्या देखेंगे हम, तिथियों का मतलब, ठीक, जो तिथियां हैं इनका क्या मतलब है, ठीक। तो इसमें देखेंगे, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इससे पहले और वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो वर्ष की गणना है, जो ईसाई धर्म प्रवर्तक मसीह के जन्म से की जाए, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म के वर्ष के बाद से, कितने, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 2000, सॉरी कितना, 2000 वर्ष के बाद से है, ठीक है। क्या बाद से? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व, इससे पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक से में हम 2000 को अपना आरंभक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो इसमें देखेंगे इतिहासकार और तिथियां। तो अंग्रेजी BBA, हिंदी तात्पर्य बिफोर, इसमें क्या कुछ नहीं है, ये हम छोड़ते हैं, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये तो खाली डिब्बा है। अन्यंत्र, जैसा कि हमने पढ़ा है कि अभिलेखों की तरह उत्कीर्ण करवाए, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं। अब तो ये क्या हो गया हमारा, थोड़ा और है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, मिस्र के उत्तरी तट में रोसेटा नाम एक कस्बा है, ठीक है। मिस्र के जो उत्तरी तट पर है रोसेटा नाम का एक क्या कस्बा, यहाँ से ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं, लिपियों, यूनानी, जो पत्थर मिला 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, यूनानी, मिस्र, ठीक है, लिपि के 2 प्रकारों में है, ठीक है। ये 2 प्रकारों में कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे क्या कहा जाता है, कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतकों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समार्थिक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एक एल अक्षर के लिए शेर अथवा ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हैं। जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे आप आसानी से नवलेखों को पढ़ सके। तो भाई ये जो इसमें क्या बोला, जो एल अक्षर के लिए उसमें क्या है, शेर है, ए अक्षर के लिए क्या है, चिड़िया है। तो वे जान गए कि इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था, तो उससे ये क्या पता लगा सके, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर देखेंगे, ये है यहाँ पर, तो इसमें क्या, पी शब्द के लिए ए, ठीक है, टी शब्द के लिए ए, और जो इसमें क्या है, और ये एल शब्द के लिए ए, एम शब्द के लिए प्रयोग होता था ए आई, ठीक है। ए शब्द क्या है, ए शब्द के लिए, ठीक, ए यहाँ पर क्या हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक, यहाँ पर दिए हुए हैं, सुमेल करना है।
तो इनको नर्मदा नदी, मगध, गारो की पहाड़ियाँ, सिंधु सहायक नदियाँ, गंगा घाटी, तो इन सभी को क्या करेंगे आप सुमेल और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे। ठीक है। और इसमें जो कुछ तिथियां हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण, जैसे कृषि का आरंभ। ठीक है। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध तथा बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। ये वर्तमान लगभग 2000। ये क्या है, ये महत्वपूर्ण क्या है तिथियां, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। और ये जो सही जोड़ी हैं इनको जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये सभी फैक्ट बाय फैक्ट मैंने एक तरह से आपको पढ़ाया है कि कहाँ आर्किटेक्ट का संग्रह। ठीक है। आरंभिक कृषि के नगर थे वो कहाँ पर थे। ठीक। और प्रथम नगर थे वो कहाँ पर थे। ठीक। ये मगध, गारो की पहाड़ियाँ, सिंधु सहायक नदियाँ, गंगा, नर्मदा, ये हमने सभी क्या है पढ़ा है अभी। तो इनका सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है। और आपको यदि समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।